गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस कंडक्ट के सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा हम लोग वन एंड फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या है। भारतीय वायुसेना के द्वारा यानी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर यानी जो बॉर्डर्स हमारे चाइना से लग रहे हैं और पाकिस्तान से लग रहे हैं वहां पर S-400 मिसाइलों की 3 इकाइयां जो है 3 यूनिट जो है उसको तैनात की गई है। अब कौन कौन से है देख लेते हैं। अब रूस और यूक्रेन के बीच मुद्दा काफी लंबे समय से चल रहा है, ये न्यूज से सभी को अवगत है। रूस और यूक्रेन का मुद्दा, तो रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष शुरू होने से S-400 मिसाइल जो कि आपका सरफेस टू एयर मिसाइल है और कहाँ का है, ये रशिया का है, इसको ध्यान रखना है। ओके, ये मिसाइल है कहाँ की? S-400, यह आप S-400 ये रसिया की है। ओके, और किस किस प्रकार का मिसाइल है? सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर मिसाइल है। ओके, एयर मिसाइल यानी SAM। नाउ शुरू होने से S-400 मिसाइल इकाइयों की जो यूनिट है उसको खरीदने की क्या गया, बाधित हो गई है। अब 2018-19 से अगर देखा जाए तो भारत ने रूस के साथ टोटल जो इसके साथ बात की गई थी 35,000 करोड़ रुपए, इतने अप्रॉक्स इतने की गई थी कि S-400 मिसाइलें जो है खरीदने का एक समझौता किया गया था। कब? 2018-19 यानी आज से 5-6 साल पहले। अब बात आती है कि भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद ने क्या किया है, प्रोजेक्ट एक कुश है। किस प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट कुश के तहत भारतीयों की लंबी दूरी की कहां से कहां है, सतही वायु मिसाइल यानी सैम मिसाइल प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दिया गया था। किसके द्वारा? भारतीय रक्षा अधिग्रहण परिषद। और रक्षा मंत्री कौन है? हमारे राजनाथ सिंह है। अब भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स और कौन इसके साथ काम कर रही है? DRDO, ये दोनों इसके साथ लंबी दूरी की क्या कर रही है, सतह से हवा में मार करने वाली यानी लॉन्ग रेंज मिसाइल सरफेस टू एयर। ओके, LRSAM, LR का मतलब हो गया आपका लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसकी डिलीवरी कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए भी काम कर रही है। किसके साथ मिलकर के कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स प्लस DRDO मिलकर कर रहा है। अब बात आती है कि 3 स्तरीय जो लॉन्ग रेंज आपका सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसकी रक्षा प्रणाली लगभग कितने किलोमीटर की होगी? क्योंकि लॉन्ग रेंज की बात की गई तो 400 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के जो विमान होंगे उससे और मिसाइल ये दोनों को मार गिरा सकती है। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है देख लेते हैं। चलिए, इटाना बोनमती और लियोनेल मेसी को 2023 बैलन डी ओर विजेता जो है नामित किया गया। आखिर ये बैलन डी ओर है क्या? क्या होता है ये बैलन डी ओर? तो बैलन डी ओर जो है कि फ्रांसीसी समाचार पत्रिका है, एक फ्रांस फुटबॉल के द्वारा प्रस्तुत एक वार्षिक फुटबॉल का पुरस्कार है। बैलन डी ओर किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। अब इस किसको दिया गया है? तो लियोनेल मेसी। ओके, लियोनेल मेसी जिन्होंने 8वां, ये कौन सा इनका था, 8वां बैलन डी ओर जीता है। और मेसी जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ओके, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ये 3 बैलन डी ओर आगे हैं। नाउ नेक्स्ट है इटाना बोनमती ने महिला, ये जो है महिला बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है। और अगर पुरुष की बात की जाए तो लियोनेल मेसी। ये दोनों नाम को ध्यान रखिएगा कि लियोनेल मेसी ने 8वां बैलन डी ओर एंड इटाना बोनमती ने, इन दोनों ने ही जीता है। किस प्रकार का है? तो बोला जो ये आपका बैलन डी ओर किस प्रकार का, ये अगर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि खेल है, तो यह एक प्रकार का फुटबॉल से इसका संबंध है। ओके, फुटबॉल पुरस्कार है। 2023 बैलन डी ओर का ये 67वां वार्षिक पुरस्कार समारोह रहा है। और इस समारोह में फ्रांस के जो कहाँ किया आयोजित किया गया था, फ्रांस के पेरिस में इसको आयोजित किया गया था। बस इतना ही ध्यान रखिएगा, फ्रांस के पेरिस में हुआ था यह, फ्रांस के पेरिस में। ओके, या आप फ्रांस में ध्यान रख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन कब? 2023। इस कब से कब तक किया जा रहा है? 1-2 नवंबर को ब्रिटेन के बकिंगमशायर के बेलेचले पार्क में आयोजित किया गया। यानी अगर केवल एक शॉर्ट लाइन में से पूछा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा जो शिखर सम्मेलन किया गया है, कहाँ किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया। इतना ही काफी है, ब्रिटेन में यह किया गया है। चलिए, यह 2 दिनों का था, 1 से 2 नवंबर का। अब इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? यूके सरकार के द्वारा। चूंकि ब्रिटेन में हो रहा है तो यूके सरकार इसका आयोजन करेगी, जिसमें विभिन्न देशों के जो मंत्री होंगे और प्रतिनिधि शामिल हैं। अगर बात की जाए भारत की तरफ से कौन इसमें शामिल थे, तो राजीव चंद्रशेखर जो हैं इस सम्मेलन सत्र को संबोधित किया है भारत की तरफ से। आखिर ये है क्या? अगर क्योंकि इसमें विभिन्न देशों की बात की गई तो
अन्य देश हैं जैसे भारत तो है ही इसमें, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इस प्रकार से मतलब विभिन्न देशों के आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। नीदरलैंड है ये नीदरलैंड है, ओके, नीदरलैंड। दक्षिण कोरिया, भारत, स्पेशली भारत का ध्यान रखिएगा कि भारत क्या है इसमें शामिल हुआ था, और भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे श्री राजीव चंद्रशेखर। नाउ उनके संबोधन का फोकस क्या था कि अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। 2025-26 तक कम से कम 1 अरब से अधिक भारतीय क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे। यानी एक डाटा भी आई थी S&P की जो डाटा उनके द्वारा भी ये कहा गया था कि करीब 1.1 अरब जो भारतीय हैं वो 2030 तक किससे जुड़ जाएंगे, वो आपके इंटरनेट से उनकी सेवा जो इंटरनेट की सेवा जो है उन तक पहुंच जाएगी, यानी वो इंटरनेट से जुड़ जाएंगे, उनकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। कब तक है, 2030 तक का दिया गया है, S&P की रिपोर्ट भी थी। इसलिए सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि वो सभी सोशल मीडिया पर AI के जो दुरुपयोग हैं उससे किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं, और इसी को लेकर के सम्मेलन कहाँ किया गया था, आपके ब्रिटेन के बंगिमशेयर में किया गया था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने गोवा में राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया रिकॉर्ड बनाया है। एक्चुअली अभी क्या चल रहा है, हमारा 37वां राष्ट्रीय के चल रहा है, और ये कहाँ आयोजित चल रहा है, गोवा में चल रहा है। कब से कब तक चल रहा है, तो ये अभी 9 नवंबर तक चलेगा। ये कब तक चलेगा, ये 9 नवंबर तक है ना, जो कि 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक, ये मैंने पहले भी क्लास बता रखा था, गोवा में भी आयोजित किया गया है। अब इसमें देखना चाहिए यूपी की तो हमने वो देखा है, अब इसमें विभिन्न प्लेयर्स अभी तक जिन्होंने पदक प्राप्त कर चुके हैं उनके नाम देख लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र के तेजस अशोक सिरसे ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ को कितने सेकंड में, 13.8 सेकंड में इन्होंने पूरा करके एक नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया है। तो महाराष्ट्र के कौन हो गए, इस तरह से विभिन्न नामों को ध्यान रखिएगा। अशोक सिरसे पुरुषों की, ओके। प्रियंका ने क्या किया, महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में, कहाँ की है ये, यूपी की है, जिन्होंने 1 घंटे 36 मिनट 35 सेकंड के भावशाली समय के साथ एक नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड भी बनाया है। नेक्स्ट है MP की पलक शर्मा, इन्होंने महिलाओं की 3M स्प्रिंग बोर्ड प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्पेशली इंपॉर्टेंट वो हो जाता है जहां पर स्वर्ण पदक जीता गया हो, है ना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्वर्ण पदक जीता गया हो, तो इसका नाम याद रखिएगा, पलक शर्मा का। इन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है। जबकि सर्विस के H लंदन सिंह ने पुरुषों की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, ओके। MP की आध्या सिंह ने महिलाओं की आधुनिक पेंटाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता है, किसने, आध्या सिंह ने। जबकि महाराष्ट्र के मयंक ने पुरुषों की आधुनिक पेंटाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता है, ओके। तो इस तरह से विभिन्न प्लेयर्स के नाम जो गोल्ड जीत रहे हैं। अब बात आती है कि 2023 के राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र ने अब तक कितने, महाराष्ट्र ने 47 गोल्ड 114 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है अभी तक। चूंकि कब तक चलेगा, ये तो 9 नवंबर तक चलेगा। फाइनली जो देखेंगे कि उस समय वो लिस्ट बनकर क्या आती है, कौन इस प्रतियोगिता में शीर्ष पर है। लेकिन वर्तमान में देखें तो महाराष्ट्र है, सेकंड में हरियाणा है, एंड थर्ड में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है 33 पदक के साथ ये तीसरे स्थान पर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। 1 नवंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री यानी शेख हसीना और हमारे मोदी जी द्वारा संयुक्त रूप से 3 भारतीय सहायता प्राप्त यानी भारतीयों के द्वारा सहायता प्राप्त जो है विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। और वो कौन कौन से विकास परियोजनाएं हैं देख लेते हैं। एक है अखोरा अगरतला, ओके, अखोरा अगरतला, ये क्रॉस बॉर्डर रिंग लिंक। दूसरा है पोर्ट खुलना मोंगला रेल लाइन, और तीसरा है मैत्री सुपर थर्मल पावर। ये 3 प्लांट की यूनिट है। ये 3 विकास परियोजना जो है जो कि भारत के सहयोग से बांग्लादेश को दिया जा रहा है। अब है अखोरा अगरतला, इसके अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में इतना किलोमीटर होगा और त्रिपुरा में इतना किलोमीटर, दोहरी गेज रेल लाइन की है, साथ 2.24 किलोमीटर लंबा है। अगर इसकी बजट की बात की जाए कि इस परियोजना के लिए टोटल बजट कितना गया है, तो 388.92 करोड़, ओके, इतने का ये बजट है। कौन सा, अखोरा अगरतला, अखोरा अगरतला, अखोरा अगरतला। अगरतला यानी त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ठीक है। अब बात आती है खुलना मोंगला, ये क्या है, पोर्ट रेल लाइन की बात की जा रही है, पोर्ट, ओके, पोर्ट रेल लाइन। अब इसकी कितनी लागत है, चलिए ये यहाँ पर मेंशन किया गया था, 388 मेंशन किया गया है, खोलना मेंशन किया गया है, सॉरी ये यहाँ पर, अच्छा ये जस्ट ए मिनट, इसकी डाटा का थोड़ा सा ये डाटा डिफरेंस है। ये डाटा है आपका करीब, क्योंकि अखोरा अगरतला का है 390,
392.52 इतने करोड़ का है ये, ठीक है। अखोरा अगरतला इतने करोड़ का है एंड खुलना मोंगला जो है वो है 388.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है। और मांगला अगर देखें इस पोर्ट के बारे में तो मांगला बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, पोर्ट है, ओके। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यानी थर्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट का कितना है, 1320 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट है। बांग्लादेश भारत मैत्री पावर कंपनी लिमिटेड यानी एनटीपीसी और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच 50:50 की क्या है, एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। नाउ अब बात आती है भारत और बांग्लादेश को लेकर के। भारत और अगर देखा जाए तो भारत के कौन कौन से राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है, तो ध्यान रखिएगा, एक आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कौन कौन सा है, असम है, असम हो गया, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और अगर बात की जाए देखेंगे तो सबसे अधिक अगर बांग्लादेश के साथ किसका है तो त्रिपुरा का टच है, करीब 856 किलोमीटर का। ऐसा कहा जाता है कि त्रिपुरा जो है वो तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश, ओके, बांग्लादेश से। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में कितने लाख लोगों की मौत हो गई है लास्ट ईयर, करीब 1.68 लाख लोगों की मौत हो गई है सड़क दुर्घटना में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने के लिए शिंदे पैनल की जो रिपोर्ट आई है उसको स्वीकार कर लिया है। तो अब आती है थोड़ा सा रिपोर्ट है, कौन से पैनल का कौन सदस्य देख लेते हैं। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त रिटायर्ड कौन है, न्यायाधीश संदीप शिंदे, ओके, संदीप शिंदे, इनकी अध्यक्षता में जो है ये कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने क्या किया, अपना रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंपा है। महाराष्ट्र सरकार ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम है, देवेंद्र फडणवीस एंड अजित पवार। नाउ अब बात आती है कि मराठा आरक्षण मुद्दा आखिर है क्या, जो रिपोर्ट आई है उसी मुद्दे पर, उसी आरक्षण को लेकर के है। तो मराठा जो राज्य है उसकी आबादी अगर आप देखेंगे तो पूरी आबादी का 30 मराठा राज्य का अधिकार लगभग कितना है, 30% है ये, ठीक है। मराठा आरक्षण के लिए पहला एक क्योंकि वहां पे आरक्षण एक बहुत लंबे समय से मांग चल रही है, तो विरोध प्रदर्शन जो है 32 साल पहले किया गया था मुंबई में। कहां पर, मराठी लेबर यूनियन के नेता अन्ना साहब पाटिल ने किया था, सबसे पहले इन्होंने किया था। इसकी पूरी स्टोरी को समझ लीजिएगा कि आखिर मराठा आरक्षण मुद्दा है क्या। उसके बाद महाराष्ट्र ने क्या किया, 2008-18 में मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और नौकरियों में, कहां पर, शिक्षा और नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 16% आरक्षण का प्रस्ताव इन्होंने क्या किया, करने वाला एक विधेयक बिल को पारित किया था। लेकिन इस बिल को अदालत में क्या की, चुनौती दी गई और 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी SEBC अधिनियम 2018 के तहत मराठा कोटा की संवैधानिक जो वैधता है उसको उन्होंने बरकरार रखा, ठीक है। नाउ इसके अलावा इसमें और क्या क्या प्रावधान थे, हाईकोर्ट ने शिक्षा में आरक्षण को घटाकर 12% कर दिया, लेकिन बात कितने की थी, 16% की गई थी, एंड सरकारी नौकरियों में 13% को दे दिया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, प्रावधान तो यही है। अब 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मराठा कोर्ट को रद्द कर दिया। राज्य में कुल आरक्षण जो है 50% की सीमा से ऊपर जा रहा था, रद्द करने का कारण यही है। अब इनकी आबादी है 30%, तो ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे आरक्षण चाहिए, ठीक है। तो मुद्दा यही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यूनेस्को ने कोझिकोड को साहित्य का शहर और ग्वालियर को संगीत का शहर नाम दिया है। किसने दिया है, यूनेस्को के द्वारा दिया गया है, कोझिकोड एंड ग्वालियर। नाउ अगर बात की जाए ग्वालियर का ग्वालियर को, तो हम लोग किसका नाम याद आता है, ग्वालियर से सीधा संबंध किसका, तानसेन का हो जाता है, जो कि जिनका जन्म ग्वालियर में एक हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। पश्चिमी घाट के शोधकर्ताओं के द्वारा मशरूम की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है, मशरूम की, ओके, और जिसका नाम दिया गया है कैंडालोमाइसिस अल्बोस्क्लस, ठीक है, जिसका नाम क्या दिया गया है, ओमाइसिस अल्बोस्क्लॉस्मोसिस रखा गया है। और अल्बोस्क्लॉस्मोसिस का अर्थ क्या होता है, पाइलस या
कैप पर सफेद ऊनी स्केल जैसी संरचनाएं। इसकी संरचना नाजुक है और मशरूम जो है लगभग 58 मिलीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। परिपक्व कैंडुलस माइसेस अनोक्सस का कैप या पाइलस का व्यास 2 mm से, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट है, इसको जस्ट लीव इट, ठीक है। नाउ नाम याद रखिएगा कि कहाँ पाया गया है और नाम क्या है उस मशरूम की प्रजाति का, या पूछ लेगा कि यह किस प्रजाति का नाम है, ठीक है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना की जा रही है। किसके द्वारा किया जा रहा है? उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ फाउंडेशन का उद्देश्य क्या है? तो इस रिजर्व में और उसके आसपास जो प्राकृतिक पर्यावरण की क्या करना है? सुरक्षा करना है, और स्थानीय जो समुदाय हैं, जो लोकल वहां के जंगलों पर निर्भरता कम करने के लिए एक वैकल्पिक जो आजीविका के अवसर को देना है। अब देख ही रहे हैं कि पर्यावरण को भारी मात्रा में क्या नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो उसके लिए अभी लोग जो वहां रहते हैं किस पर डिपेंड है? जंगल पर डिपेंड है, तो इनके लिए कुछ अल्टरनेट ऑप्शन जो है वो मुहैया कराना है। 4 विशेष अभियानों को 2023 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? हमारे अमित शाह जी विशेष ऑपरेशन पदक जो इन्होंने प्राप्त किया। कौन कौन सा है वो? यह पुरस्कार आतंकवाद निरोध, सीमा कार्रवाई, हथियार नियंत्रण, नशीले पदार्थों की तस्करी, इन 4 क्षेत्र को ध्यान रखना। इसकी रोकथाम और बचाव कार्य में विशेष अभियानों के लिए इसको प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का गठन कब किया गया था? 2018 में। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? उन ऑपरेशन को सम्मानित करना है जिसमें उच्च स्तर की योजना है और राज्य या देश की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में COP21 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की शुभारंभ किया। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ठीक है, इसको ये इसके साथ नहीं है, ये इसके साथ नहीं है, जस्ट लीव इट, ये यहाँ पे नहीं है। ओके, ये यहाँ पे नहीं है, वो अलग स्लाइड का यहाँ पे आ गया है, सॉरी। चलिए, ये इसके साथ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का जो 6ठा सत्र है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में, ठीक है। देख लेते हैं ISA असेंबली के अध्यक्ष कौन है? RK सिंह। RK सिंह इसके अध्यक्ष है, RK सिंह। ओके, और प्रदर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है दुनिया भर के समुदायों के लिए किफायती सौर ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अब इसके बाद जो डाटा है यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये मिस्टेक हो गई है। इसके बाद ये डाटा यहाँ आएगा कि भारत और फ्रांस ने COP21 में ISA का शुभारंभ किया है। ISA एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ये दोनों पॉइंट अब यहाँ आएंगे। ओके, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है, थोड़ा आप लोग नोट्स जब बनाएंगे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, हम लोग देख लेते हैं आज की कुछ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विश्व ऊर्जा आउटलुक जो रिपोर्ट इसको जारी किया। एक्चुअली विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट ये बोलता है कि 2030 तक जो हमारा जीवाश्म ईंधन है वो अपने चरम पर पहुंच जाएगा, या हमारा जो वैश्विक जो उत्सर्जन हम लोग कर रहे हैं वो 2.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी एक रिपोर्ट दी गई है। 30 अक्टूबर को रियाद में इनफ्लेवर एक्सपो B2B जो प्रदर्शनी है यानी इंडिया पैवेलियन खोला गया। कहाँ पर? रियाद में। इसको ध्यान रखना है, ये कहाँ खोला गया है? रियाद में। ओके, रियाद में। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस पर रिपोर्ट दिया? विश्व ऊर्जा आउटलुक ये जारी किया है। वित्तीय कार्रवाई यानी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ओके, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कैमन आइलैंड्स को क्या किया है? अपनी ग्रे सूची से हटा दिया है, ग्रे सूची से इसने हटा दिया है। इसके साथ ही अन्य को हटाया है, जैसे आपका पनामा को हटा दिया है, जॉर्डन को भी हटा दिया है, और अल्बानिया को भी इसने हटा दिया है, अल्बानिया। और इसने किसको ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है? इसको तो हटा दिया गया है, शामिल किसको किया है? बुल्गारिया को इसने शामिल कर लिया है, बुल्गारिया को इसने शामिल कर लिया है। UST ने टिकाऊ व प्रभावशाली कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहलों के लिए 2023 महात्मा पुरस्कार जो है वो जीता है। अब महात्मा पुरस्कार का अगर बोला जाए कि इस पुरस्कार का संस्थापक कौन है? अमित सचदेवा। अमित सचदेवा कौन है? इसका संस्थापक है अमित सचदेवा। ओके, नाउ नेक्स्ट है साउथ एशियन। अच्छा हाँ, PM मोदी जी गुजरात में क्या की है? 5900 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का इन्होंने उद्घाटन किया है। साउथ एशियन रीजन में फूड लॉस एंड वेस्ट प्रिवेंशन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला जो है नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। सतर्कता जागरूक सप्ताह 30 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक सेलिब्रेट किया जा रहा है। और अगर बात की जाए कि सतर्कता आयुक्त कौन है, ओके, कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है? सतर्कता आयुक्त है।
श्रीवास्तव। ओके, श्रीवास्तव। नेक्स्ट, फेयर वर्क इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार बिग बास्केट भारत में गिग वर्कर्स के लिए सबसे अच्छा एक संगठन माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सरकार जल्द ही विजन इंडिया 2047 जो है दस्तावेज को जारी करेगी, और इसको किसके द्वारा जारी किया जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग है, नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जा रहा है। नाउ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव को संबोधित किया। झारखंड सरकार के द्वारा बेघरों के लिए कौन सा अबुआ आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनाए जाएंगे। क्रिकेट आइकॉन कौन है, MS धोनी, इनको क्या बनाया गया है, इनको बनाया गया है SBI बैंक का ब्रांड एम्बेसडर। आचार समिति ने कैश फॉर कैरी मामले में तृणमूल सांसद कौन है, महुआ मोई गत्रा को पेश होने के लिए कहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। भारतीय सेना ने कहा चाणक्य रक्षा संवाद, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी जो है उसको स्थापित कर रहा है, केरल कर रहा है। किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो कोलंबिया ने किया है। किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है, चीन ने। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो 7th एडिशन है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है, हरियाणा। रॉबर्ट फिको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, स्लोवाकिया। उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, वियतनाम। एंड किस राज्य सरकार ने आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है, राजस्थान ने। किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार मिला है, दीप नारायण नायक को। नाउ कम टू द, आज हम लोग देख लेते हैं आज के MCQs क्या क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने की शिंदे पैनल की रिपोर्ट को क्या कर दिया है, शिंदे पैनल की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। ओके, ये खारिज होगा, खारिज कर दिया। मराठा राज्य की आबादी का लगभग कितना है, 30%। बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। केवल एक, केवल दो, C 1 और 2 दोनों, D इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, केवल 2। क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जो मराठों की कुणबी जो जाति है इसको प्रमाण पत्र देने की शिंदे पैनल की जो रिपोर्ट है उसको उसने खारिज नहीं किया है, उसने उसको स्वीकार कर लिया है। ये खारिज नहीं होगा, क्या होगा, ये स्वीकार किया है, स्वीकार कर दिया। तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। मराठा राज्य की आबादी कितनी है, लगभग 33% है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नवंबर को PM मोदी और भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किस देश के प्रधानमंत्री ने 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के कौन है प्रधानमंत्री, शेख हसीना। नाउ कम टू द नेक्स्ट। विपक्षी नेताओं के द्वारा आईफोन हैकिंग अलर्ट का हवाला देने के बाद सरकार ने क्या किया था, जांच के आदेश दे दिए। और हैकिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। हैकिंग किसी अवैध उद्देश्य के लिए कंप्यूटर नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली तक अनधिकृत पहुंच या नियंत्रण है। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत में हैकिंग क्या है, एक दंडनीय अपराध है जिसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। सही कोड चुने, केवल 1, केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 2023 के लिए कितने ऑपरेशन को केंद्रीय गृह मंत्री का विशेषज्ञ ऑपरेशन पदक प्राप्त हुआ है, 3, 4, 5, 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2023 कितने ऑपरेशंस को केंद्रीय गृह मंत्री का विशेषज्ञ ऑपरेशन पदक, तो ये 4 ध्यान रखिएगा, 4। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6ठा सत्र 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक डैश में आयोजित किया गया, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, श्रीनगर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूर्वी घाट के शोधकर्ताओं द्वारा एक नई मशरूम प्रजाति की पहचान की गई है। नई प्रजाति का नाम कैंडलोमाइसिस अल्बोस्क्वासमोसिस रखा गया है। सही कोड चुने, केवल 1, केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। क्यों होगा, क्योंकि ये पूर्वी घाट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये पश्चिमी घाट होगा, पश्चिमी घाट होगा, इसलिए यह स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 शीर्षक वाली रिपोर्ट के निष्कर्षों के संबंध में कथनों पर विचार करें। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.68 लाख लोगों की मौत हुई। ओके, 2022 में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या 4,61,312 रही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट है 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ने सितंबर 2023 में वार्षिक आधार पर डैश वृद्धि दर्ज की 7.7%, 8.1%, 8.3%, 8.5%। राइट आंसर हो जाएगा आपका 8.1%। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना किस राज्य सरकार द्वारा की जाएगी? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तराखंड। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। यूनेस्को ने डैश को साहित्य का शहर और डैश को संगीत का शहर नामित किया है। जयपुर और लखनऊ, कोझीकोड और लखनऊ, कोझीकोड और ग्वालियर, नई दिल्ली और ग्वालियर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कोझीकोड और ग्वालियर, जिसको कि साहित्य का शहर और ग्वालियर को संगीत का शहर बोला गया है। अब चलिए इसी के साथ हमारी आज की क्लास की जो भी डाउट्स आपके होंगे, अगर कहीं कुछ डाउट्स है तो अपना कमेंट सेक्शन करके जरूर पूछ लेंगे। कुछ सुझाव देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आज की क्लास, चूंकि ये क्लास लाइव स्टार्ट होने वाली थी लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं लाइव के लिए, जो कि आपके 1 से 2 दिन में शॉर्ट आउट हो जाएगी। और ये क्लास जो आपकी मॉर्निंग की है, ये मतलब कहने का सेंस ये है कि वेरी सुन, यानी अगर कल तक शॉर्ट आउट हो गई तो कल से, या अगर परसों से, तो 1 से 2 दिन की जो प्रॉब्लम है, शॉर्ट आउट होने के बाद ये क्लास आपकी लाइव होने वाली है मॉर्निंग में 6 o'clock। ओके, तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड वन मोर थिंग, आपकी हिस्ट्री की क्लास भी हो सकता है, अगर चांसेस है कि आप लोगों को आज एक वीडियो अपलोड मिल जाएगी, और ये हिस्ट्री वाली क्लास भी जो है वो रेगुलर अब जो है आपकी कंटिन्यूटी के साथ ये भी चलेगी, हिस्ट्री की क्लास भी। ओके, तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।